ले चलते हैं आपको आज कर्नल अजय कोठियाल जी के पास और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। कई मुद्दों पे गुफ्तगू करेंगे, जैसे कि यूथ फाउंडेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे, म्यांमार के बारे में गुफ्तगू करेंगे, केदारनाथ आपदा में नवनिर्माण के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। परिचय के मोहताज नहीं है ये, क्योंकि ये आज की डेट में परिचय खुद ही बन चुके हैं और इन्होंने कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशेष सेवा मेडल से इनको नवाजा गया है और 2 बार ये एवरेस्ट विजेता भी रह चुके हैं। यूथ फाउंडेशन ये यहाँ पर चला रहे हैं और म्यांमार में एक जो रोड है, जो रोड हमें मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाली है भारतीयों के लिए, वो इतना भयंकर प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं कि मतलब इतना सुरक्षा की दृष्टि से जो खास प्रोजेक्ट है, तो उसको लेके इनको चुना गया है और ये वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ सवाल कर्नल अजय कोठियाल जी से। सर, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने ये सुना है कि आप संघ से कई सालों से जुड़े रहे हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा है संघ से, और आपने जो उस टाइम शाखा चलती थी उसमें काफ़ी पसीना बहाया। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो माधव जोशी, जो मेरे को पता है बहुत खतरनाक से सवाल पूछेगा, वो मेरे को सीधे सवाल कर रहा है। कम से कम वेलकम तो कर देता कि सर आपका स्वागत है मेरे ग्रुप के अंदर, तो थोड़ा मेरा जोश बढ़ता कि माधव के सामने बैठूंगा तो मैं तरतीब से बात कर पाऊंगा। मैं तो अभी से हिलना शुरू हो गया हूँ। पहला सवाल क्या पूछता है? संघ, इंडियन आर्मी। एक बात बताने की कोशिश करूँगा, इंडियन आर्मी में जब हम जम्मू कश्मीर में थे, तो क्योंकि हमारे को एक उस नज़रिए से देखा जाता है कि हमारी आतंकवादियों के खिलाफ स्कीम बनाने के लिए, उनके खिलाफ एक्टिविटी करने के लिए, उनके खिलाफ एम्बुश लगाने के लिए एक एक्सपर्टीज़ है। तो उसमें हमें कई मौके मिले हैं इंडियन आर्मी में जो हमसे कि कैसे हमने टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। तो क्योंकि हम फेमस थे उसमें, होते गए और चर्चाओं में आते गए। पुलवामा जो फेमस है आज मतलब ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी पुलवामा में जब आतंकवादी हमला हुआ था। उसी पुलवामा में हमारे कुछ कामयाबी ऑपरेशन रहे हैं। उसमें हमने जब ऑपरेशन करे, उसके बाद में हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जब ऐसी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करते रहे, फिर रजौरी सेक्टर में करें, तो संघ के कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और हिंदू वहाँ पे काफ़ी थोड़ा चिंतित भी रहते हैं, क्योंकि कश्मीर में एंटी हिंदू माहौल काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि उन हिंदुओं के साथ में मैंने काफ़ी कोशिशें करी है और ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि मैंने कोशिश करी है वैसे ग्रुप बनाने की, जिन्हें बोलेंगे हिंदू फिदाइन। उन हिंदू फिदाइनों को जब मैंने बनाने की कोशिश करी, ट्रेन करने की कोशिश करी, तो मेरे साथ कश्मीर में रजौरी सेक्टर में बड़े स्ट्रॉन्ग जो हिंदू परिवार थे वो जुड़े। इनको मैंने उस लेवल तक ट्रेनिंग दी कि ये लोग जैसे आतंकवादी ऑपरेशन करते हैं वैसे ये भी उस तरीके से ऑपरेट करें। तो ये एक फौज के तरीके होते हैं जो करने की ज़रूरत है। कई बार इसमें कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है, लेकिन देशभक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा देखी जाती है। उस वक्त हमको साल वाले लोग भी मिले, उन्होंने हमसे अच्छे संपर्क बनाए और हमने बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसे यहाँ पे मदन कौशिक जी हैं उत्तराखंड में, उनका नाम है रविंदर रैना। रविंदर रैना जो है वो वहाँ के विधायक भी हैं। रविंदर रैना और मैं जब हम छोटे थे तो हमने रजौरी के कुछ इलाकों में आतंकवादियों के पीछे बढ़ के सिविल ड्रेस में कुछ ऑपरेशन करे। तो ये तो ये हमारी शाखा होती थी। हमारा जो मकसद है वो बड़ा क्लियर है। हमारे रोंगटे खड़े होते हैं जब हम गाना सुनते हैं ऐ मेरे वतन के लोग। हम लोगों के रोंगटे खड़े करना चाहते हैं जब उन्हें सुनाना चाहते हैं ऐ मेरे वतन के लोग। जब झंडे में तिरंगे में लिपट के कोई आता है तो हम रोते नहीं, हम सलूट मारते हैं और अपने अंदर गर्व भरते हैं कि दूसरे को जब हम मारेंगे वो अपने देश के झंडे में लिपट के जाएगा। ऐसे कम से कम 5 को मारेंगे। ये हमारी शाखा है, ये हमारा संघ है। पूछना चाहूँगा आपको, आप यूथ के प्रति हरदम सकारात्मक रवैया अपनाते रहे हैं और यूथ को लेके आप भी एक यूथ ही मानते हैं अपने को। अभी तक आप यूथ ही हैं और आप यूथ के प्रति यूथ फाउंडेशन आपने खोला है, उसमें अभी ये कैंप कहाँ चल रहा है और इसमें कितने लड़के और लड़कियाँ प्रतिभा कर रहे हैं और ये कितने इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ इसके बारे में आप बता पाएंगे? देखो, यूथ फाउंडेशन तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ना सबको पता है। एक छोटी सी जो हमने एक पेड़ बोया था छोटा सा,
जिसमें कि शुरू में 32 छोटी छोटी टहनियाँ थी, उनमें से 28 टहनियाँ बन गई जो कि हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, जिसे इंडियन आर्मी बोलते हैं। तो वहाँ से फिर एक बड़ा पेड़ बनना शुरू हुआ, उस पेड़ की शाखाएँ भी बड़ी हो गई। उस पेड़ की शाखाओं में, जिसे मैं कैंप बोलूँगा, आज हमारे करीब 9 परमानेंट कैंप हैं और 2-3 कैंप ऐसे होते हैं जिसमें मैं बोलूँगा फ्लोटिंग कैंप। तो परमानेंट कैंप है सबसे पहले तो ये उत्तरकाशी वरुणा घाटी में, फिर उसके बाद में है देहरादून में, फिर उसके बाद में है ये अपना श्रीनगर में, श्रीनगर, फिर उसके बाद में है अगस्त्यमुनि, फिर उसके बाद में है कर्णप्रयाग, फिर है कोटद्वार में कण्वाश्रम, फिर उसके बाद में रामनगर। देहरादून में एक दूसरा कैंप है, सरदार भगवंत सिंह पैरा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे SP सिंह जो हमारा बचपन का साथी भी है, उसके कॉम्प्लेक्स में। तो ये कैंप्स हैं, ताकि फ्लोटिंग कैंप का मतलब होता है जैसे अभी इंडियन आर्मी में महिलाओं की, लड़कियों की भर्ती आ रही है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए, तो हम एक फ्लोटिंग कैंप लगाएंगे। आजकल उत्तरकाशी में जगह ढूंढ रहे हैं, इसमें करीब 200-250 उत्तराखंड की सब लड़कियाँ, जिनको सेलेक्ट करके हम लेके आएंगे और 3-4 महीने की ट्रेनिंग देंगे। ये हो सकता है गाजना पट्टी में लगे, हो सकता है धनारी पट्टी में लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जगह देख रहे हैं जहाँ पे इस कैंप की शुरुआत करी जा सके। तो जब लड़कियों की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ये कैंप क्लोज हो जाएगा। ऐसे 2-3 हमारे फ्लोटिंग कैंप हमेशा चलते रहते हैं। इन कैंप से अभी तक हमारे जो देखो, जो ब्रॉडली याद है, करीब 10,000 प्लस लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो कि बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्स, जिसमें बोलते हैं इंडियन आर्मी, इसमें बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें उत्तराखंड पुलिस बोलेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलेंगे। इनमें लड़के, मतलब मैक्सिमम लड़के, और करीब 200-250 लड़कियों ने ज्वाइनिंग कर दी है नौकरी के नाम। तो ये हमारा यूथ फाउंडेशन का एक प्रोसेस है। यूथ फाउंडेशन साथ में कुछ और काम भी करता है। वो जैसे होता है कि कोई बहुत सीरियस पेशेंट है, किसी के दिल में छेद है, कोई परमानेंट पैरालिटिक है, उसको फिर हम इलाज के लिए एक सिस्टम बनाते हैं दिल्ली में, जहाँ पे कि अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल हैं, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कलावती मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हमने एक मेथड बना रखा है, इनको वहाँ पे एडमिट कराते हैं और उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। इनफैक्ट जो उत्तरकाशी में जो कैंप है, उसका नाम है कैंप किलो। किलो का मतलब के का मतलब शुरू हुआ था एक गांव से जिसका नाम है कमा, के फॉर कमा। वहाँ पे एक लड़का मिला था, उसका नाम था कुलबीर, वो भी के था, क्योंकि कुलबीर था, कमा गांव का, दोनों के थे। हमारे कैंप का नाम भी बढ़िया, कैंप किलो। ये शुरुआत है उस कैंप की, जहाँ से कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमने कोई 300-350 क्रिटिकल पेशेंट का करवाया। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आजकल म्यांमार की बात चल रही है। म्यांमार में एक बार आपका अपहरण का मुद्दा गरमाया था। बच्चे यहाँ पर सहम गए थे कि कर्नल भुटियाल का अपहरण हो चुका है और एक शोक की लहर जागृत हो गई थी उत्तरकाशी में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ हानि भी हुई, कुछ खोया है आपने? देखो, ये ना इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, लेकिन जो बातें बोल सकता हूँ वो बड़ी क्लियर है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से बर्मा में बनने की कोशिश हो रही थी। कुछ कारण से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे हालात बड़े विपरीत हैं। वहाँ पे टेररिस्ट जो उनके इलाके में, हमारे लिए नहीं होंगे लेकिन अपने देश के लिए टेररिस्ट हैं, उनकी हमेशा थ्रेट रहती है। तो हम गए थे उस प्रोजेक्ट के इलाके में जहाँ सड़क बनती थी, देखने के लिए रेकी करने कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम गए थे बर्मा में। 3 नवंबर 2019 को हमारा किडनैप हो गया था। हम कैंप में रहे, टेररिस्ट के हथकड़ी वाक़े में रखा गया। हमारे साथ एक इंजीनियर था, उसकी डेथ भी हो गई। उसके बाद हमने मिजोरम से जो लोकल वहाँ के जो ग्रुप थे उनसे रिलेशन बनाए। फिर उसके बाद में हमने गवर्नमेंट से रिलेशन बनाए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको पूरा सपोर्ट करा, सबसे ज़्यादा तो इंडियन आर्मी ने सपोर्ट करा। और उसके बाद फिर वो रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। हाँ, उसमें बाद में भी कुछ प्रॉब्लम आई। कैप्टन तेजपाल एक बार वो माइंड में उसने गलती से उसका माइंड में उसकी जो हाथ में छाता था उसकी रॉड टकरा गई, माइंड फट गई। कैप्टन तेजपाल का कान 80% डैमेज हो गया। एक हमारा नाजिर हुसैन था, वो माइंड के बगल में उसका पाँव पड़ा, उसके पाँव में मेजर मतलब मैं बोलूँगा जो माइंड से जो लास्ट के अफेक्ट से जो डैमेज होता है, ये चीज़ें हुई। लेकिन कई बार क्या होता है, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का सवाल आता है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है और वो करने में ना मज़ा भी आता है। सर, एक चीज़ और पूछूंगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपने एक 16 या 20 बेड का हॉस्पिटल देहरादून में तैयार किया है।
कोरोना काल में आप एक मसीहा के रूप में उभरे हैं इस बार, और आपने ये हॉस्पिटल तैयार करा है, उसमें सारी सुविधाएं से लेस है। क्या ये सही बात है जो हमने सुनी है? आप इतनी देर से हमारी क्लास ले रहे हो, हम थोड़ा सा ये पी सकते हैं जो रख रखा है, ये खाली फोटो के लिए। क्या हुआ कि हमने देखा एक कम्युनिटी, जैसे सिख कम्युनिटी कहते हैं, जब वो किसी काम को करती है ना, कार सेवा को, तो सारी की सारी कम्युनिटी बड़े दिल से लगती है उसमें। तो सिख कम्युनिटी ने आगे गुरुद्वारे की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कोशिश करी सरकार की मदद करने के लिए कि जैसे जब कोविड का कोई पेशेंट है, अब वो आईसीयू में चला गया, उसके बाद बाहर आया, अब वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसको फिर भी कई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की देखभाल की ज़रूरत है, उसे आइसोलेशन में रहना है। तो इन्होंने कहा कि ये हम अपने यहाँ 20 बेड का वो फैसिलिटी बनाएंगे। अब उन्होंने शुरू करा तो प्रोजेक्ट ना फेल हो गया। मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इतना अच्छा है, कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और ये मतलब इसमें इसको परमिशन नहीं मिल रही। तो फिर क्योंकि हम समझदार हैं, हमने बड़े तरतीब से पूरे वो मेथड, पूरे वो जो रेगुलेशन होते हैं उनके हिसाब से एक प्रोसेस शुरू करी, और उसके बाद में अपना DM देहरादून ने कोई 4 या 5 दिन में हमको कोविड सेंटर फैसिलिटी रन करने के लिए 20 बेड की, जो कि हम चैरिटी की तरह रन कर रहे हैं अभी भी, वो परमिशन दे दी। उसमें कोई 22-23, क्योंकि तब तक कोविड का असर काफ़ी कम हो गया था, लेकिन 22-23 पोस्ट रिकवरी जो पेशेंट है वो उनका ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट करने में जो मेजर स्ट्रेंथ है वो उत्तरकाशी से जा रखी है, जो कि हमारे साथ NIM में कभी नर्सिंग असिस्टेंट होते थे, कभी केदारनाथ में उन्होंने हमारे को उन फार्मासिस्ट ने जिन्होंने कि मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा है, जो कि म्यांमार में, बर्मा में जिसकी बात हो रही थी, वहाँ पे जो हमारे साथ रहे उन लोगों को मैंने वहाँ लगा रखा है। बाकी हमारे साथ, जैसे मैं पहले कह रहा था कि एम्स, लेडी हार्डिंग, ये जो हॉस्पिटल हैं, इनके डॉक्टर्स वर्चुअल डायरेक्टली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये अपना जो नर्सिंग असिस्टेंट जो टीम है, इनकी रेगुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग चलती रहती है। ऊपर से डॉक्टर हरीश बसेरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर्स, ये सारे के सारे अपने टाइम पे आकर के इस हॉस्पिटल को रन करते हैं। अगली वेव अगर कोरोना की आएगी तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये वाली एक सेटअप पूरा का पूरा हमने तैयार करके रखा है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि म्यांमार में जो काम चल रहा है, इसमें उत्तराखंड के या उत्तरकाशी के कितने लोग को आपने रोजगार दिया है इसमें? आजकल बरसात है, वहाँ पे तेज होती है, तो उस टाइम पे ना जैसे काम रुक जाता है तो थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। वहाँ पे करीब मेरे ख्याल से 65-70 करीब होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और काम भी उनका मतलब वही वाला माहौल है जो मैं कह रहा था, एक्सट्रीम चैलेंजिंग कंडीशन, उसमें वो एक अच्छे तरीके से इस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो कोरोना काल में पहले तो लोग सोच रहे थे ऑक्सीमीटर या फिर इंफ्रारेड गन या फिर थर्मामीटर या फिर PPE किट देने की सोच रहे थे गांव-गांव में, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया कि जो राशन है वही जरूरी है? इंफ्रारेड तो हर कोई दे रहा है, ऑक्सीमीटर तो हर कोई घर तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपका ये आइडिया कहाँ से मिला और कहाँ से आपकी ये सोच बढ़ती है कि पहले राशन पहुँचाओ? देखो क्या हुआ कि ये तो सबको पता है कि यात्रा फेल हो रखी है, मतलब यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की यात्रा होती है, एडवेंचर टूरिज्म की यात्रा होती है, तो सबके सब क्योंकि नहीं रही, तो मेजर जो रेवेन्यू आता है यहाँ पे, जिससे कि उत्तराखंड का स्पेशली गढ़वाल रीजन का एक बहुत बड़ा जो सोसाइटी का जो चंक है वो ना अफेक्टेड रहता है। अब इसमें मान लो, मतलब मैं तो कहूँगा बड़े होटल एसोसिएशन वाले भी आजकल परेशान है, क्योंकि इतने टाइम से ना उनको बिजली में कोई रिलैक्सेशन मिल रही है, ना उसको पानी में रिलैक्सेशन मिल रही है, ना टूरिस्ट आ रहे हैं, ना यात्री आ रहे हैं। तो जो वो जब परेशान है तो बहुत छोटे लेवल में जो इस टूरिज्म बिजनेस से जो अफेक्टेड है उसकी तरफ रोजी रोटी चलेगी, उसके लिए खाने की सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो गई। तो हमने जब ये कोविड में जब मेडिकल सपोर्ट देने की कोशिश करी थी, तो कई हमें कॉल आई थी कि अगर आप इन लोगों को राशन दे सकें, और हमारे को ये तो पता है कि हम साल भर का राशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1-1.25 महीने का एक पैकेज बना करके हम कैसे दें, तो उसमें पहले हमने दिया पैकेज बनाया, जिसमें कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी दाल, चावल, नमक, ये जो इस टाइप की जो बेसिक है, उसको जब हमने बना करके कोई 15-16 kg का वो पैकेट है जब देना शुरू करा, तो लोगों ने बोला कि ज़रूर एक तो है कि उसको बिल्कुल ही 1-1.25 महीने
आप दे रहे हो तो उसकी तो मतलब चलो डेली की रिक्वायरमेंट हो गई, फिर हम लोग भी कई जो रिमोट एरिया में हमको भी देना चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम पूरे इसमें हर गांव में हर घर में एक एक पैकेट पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी एक समझने वाली प्रोसेस है जिसको हम उत्तरकाशी से शुरू कर रहे हैं। अभी ये गंगोत्री में शुरू हुई है। इसमें कोई मेरे को लगता है 22-25 हज़ार के करीब पैकेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके लिए कि हमने टीम्स तैयार कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कुछ हमारे पुराने जो अब यूथ फाउंडेशन में नहीं है लेकिन ट्रेन हो चुके हैं, वो अपने आप ही वॉलंटियर होकर हमारे साथ चल रहे हैं। इनकी टीम्स तैयार करके एक तरतीब के साथ में ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू होती है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब आम आदमी पार्टी की बात आपने अपने मुख से बोल दी है तो मैं भी उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ। ये जो राशन घर घर पहुँचाया जा रहा है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है आपके पास एक ऐप है और आप बिल्कुल घर तक उस राशन को पहुँचा रहे हैं, तो ये राशन यूथ फाउंडेशन की तरफ से है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये राशन उसकी तरफ से है जिस आदमी ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पड़ा यूथ फाउंडेशन उसे खोला था, जिस आदमी ने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, यूथ फाउंडेशन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। यूथ फाउंडेशन हमेशा चलती रहेगी। ये अजय कोठियाल का विजन रहा है। इसमें अजय कोठियाल उसका सेटलर है, शुरुआत ही उसने करी है। उस टाइम पे उसके पास जब कोई 12.5 लाख रुपये होते थे वो शुरुआत करके आज यूथ फाउंडेशन अपने आप सेल्फ कंटेंड एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। उसमें कभी भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। लेकिन ये जरूर है कि अगर यूथ फाउंडेशन से ट्रेन कोई लड़का समाज में है तो सामाजिक लड़का है जिसको कि यूथ फाउंडेशन की ट्रेनिंग की वजह से एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस मिला है अपने अंदर, वो हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ अजय कोठियाल के साथ में आना ही चाहेगा। हम बुलाएंगे नहीं उसको तो तभी हमारे साथ में आएगा। तो यूथ फाउंडेशन के जो एक्स लड़के हैं वो जो यूथ फाउंडेशन से ट्रेंड है वो अगर इस राशन को बांटेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा। यूथ फाउंडेशन के कोई भी बाकी जो रेगुलर स्टाफ है वो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हम चैरिटी ही रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो हमारे फ्यूचर में और 10 यूथ फाउंडेशन बनाने के लिए मदद करेगा। आपने जब बात करी है मेरे को तो याद आया यार माधव, मैं तो भूल गया था, नहीं तो मैं तो गाड़ी में लेके आ रखा था वो टोपी और एक वो मफलर जो आज माधव को पहनाना था, जो हमारी कल रात को बात हुई थी। सर मैं इसी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहूँगा। जैसे कि बॉम्बे में सोनू सूद और यहाँ पर अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल बहुत ही फेमस हो रहे हैं, बच्चों के दिल में छा रहे हैं और यूथ के दिमाग में तो घर कर गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो आप में नहीं जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अंदरूनी तौर से आपका सपोर्ट कर रहे हैं और मैं वो कह रहे हैं कि एक फ़ोटो कर्नल साहब के साथ हो जाए, हम डीपी पे लगाएंगे, हम अपने स्टेटस पे लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ बच्चे उनमें से ऐसे छूट जाते हैं जो नशे की गिरफ्त में आ गए हों? क्योंकि नशा गढ़वाल का बहुत ही गंदा प्रचलन हो चुका है और इसमें आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो आप फौज में ले जा लेते हैं, कुछ को यूथ फाउंडेशन की तरफ से ट्रेनिंग दे देते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे जो नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो अगर किसी को बोलेंगे नशेड़ी तो उसको तो ठीक करने की जरूरत है। अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो मैं तो महिलाओं को, महिला मंगल दल को बोलूँगा कि उसको ना कुटाई करें उसकी। और महिला का हथियार क्या होता है, उसे बोलते हैं झाड़ू। और आजकल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेकर के आ रखा है। वो जो आम आदमी पार्टी है वो कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे जी ने, उनको समझ में आ गया था कि अगर काम को बहुत बड़ा बढ़ाना है तो इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। अन्ना हजारे जी ने बोला मैं सामाजिक देवता की रहूँगा। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ और कई लोगों ने, सब गणमान्य लोग थे, उन्होंने मिल करके इस पार्टी को बनाया। जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना थोड़े बहुत फ्रिक्शन भी होते हैं। आज हम देखते हैं एक नेशनल पार्टी, उत्तराखंड की उदाहरण ले लेते हैं, एक नेशनल पार्टी से उछल के दूसरी में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, दूसरी से वापस इधर आ जाते हैं, अंदर ही अंदर बॉक्सिंग चल रही हैं, अखबार सारे उन चीज़ों से भरे हुए हैं। तो जब आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो थोड़े बहुत फ्रिक्शन होते हैं और फ्रिक्शन का मतलब होता है कि पार्टी सही दिशा में चल रही है। अब क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का आज जो मुखिया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, IIT रुड़की पास करी, सॉरी करेक्शन IIT खड़गपुर,
उसके बाद में उसने समाज सेवा करी। समाज सेवा भी कहाँ, सबसे ज़्यादा जो समाज सेवी होती थी, जिसको अभी कोई 4-5 साल पहले तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। 4-5 साल पहले रोम जो कैथोलिक जो चर्च है, उन्होंने उसको डॉटर ऑफ गॉड, मतलब इस टाइप का एक वो नाम दे दिया है, मदर टेरेसा। वहाँ पे जाना जिसने समाज सेवा करी हो, अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद में नौकरी करने जब गए तो उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। मेरे को नहीं लगता कि अगर IAS राष्ट्रपति भी कोई कॉल कर देना तो आदमी पास हो जाएगा, अपनी मेहनत से होता है। तो पास होने के बाद में रेवेन्यू सर्विस में रहा, उसके बाद में उसने मेहनत करी, एक अच्छा सिस्टम समझा, गवर्नेंस मॉडल समझे। उसके बाद दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे कि दोनों नेशनल पार्टियों का हेडक्वार्टर है और दोनों नेशनल पार्टी दिल्ली यूनियन टेरिटरी की जान लेके रखती है ये अपना गवर्नेंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, उस जगह पे उसने 2 लगातार बारी से एक ऐसी पार्टी बना रखी है जो कि मतलब टोटल मेजोरिटी क्या, बाकी पार्टी तो तकरीबन 0 हो गई। तो अगर वो वाली पार्टी है और उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कर्नल अजय कोटियाल महिलाओं के पास आ रहा है, ये झाड़ू से करेंगे साफ, ये जो करप्शन है, ये जो हमारे काम होने के जो तरीके हैं वो रुके हुए हैं, ये जो हमारे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि शराबी हो गए, गुनाही होनी चाहिए उनकी दबा के, इस झाड़ू में इतनी ताकत है, सबको ठीक करेगा। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कई जगह बिजली पानी आपने फ्री दिया, उसके बाद उनको वोट पड़े, लेकिन उत्तराखंड का जो प्राणी है वो खुद कमाता है, खुद खाता है, तभी उसे चैन मिलता है। तो यहाँ पर बिजली पानी फ्री देने से तो वोट नहीं मिलेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप कैसे वोट लेंगे? बिजली पानी वोट लेने के लिए थोड़ी होता है। वोट लेने के लिए होता है रोजगार के और तरीके बढ़ाए जाएँ। वोट लेने के लिए होता है कि अच्छी शिक्षा दी जाए, के मॉडल बनाए जाएँ। वोट लेने के लिए होता है कि अच्छा हेल्थ स्कीम बनाई जाए। बिजली पानी तो यहाँ उत्तराखंड का अधिकार है। जहाँ मैं बैठा हूँ स्टूडियो में माधव जोशी के, अगर बहुत अच्छा पीछे माहौल होता तो गंगा नदी बह रही थी, पानी ही पानी, इससे कैनाल निकलती है, गंगा कैनाल। ये जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, यूपी, हरियाणा की जो बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, चावल होते हैं यहाँ पे। उसको असली ताकत देने वाली कौन सा पानी है? यही हमारे यहाँ से निकलने वाला पानी। हम इस पानी को, माधव जोशी जी हमको बार बार बोलते रहते हैं क्या फिर फ्री की बिजली, क्या फ्री का पानी। मैं तो माधव जोशी को बोलता हूँ कि फ्री की बिजली या फ्री का पानी नहीं, जब हमारे पास बिल आता है तो हमारे को तो उस बिल में ये देना चाहिए हर घर वाले को कि इस बार हमारे को इस बिजली जनरेशन से, टिहरी डैम से, कोटेश्वर से और जितने भी हमारे ये जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं, हमारे को इस पानी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इस महीने ना, सॉरी यार माधव भाई, पिछली बार हमने आपको 80 रुपये दिए थे, इस बार क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो आपका घर का अधिकार है 60 रुपये, हमें तो वापस देने चाहिए। रॉयल्टी है ये हमारी, बिजली पानी ये सब चीज़ें जब हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जब हमसे टैक्स दिया जा रहा है, ये तो अधिकार है, फ्री मेडिकल अधिकार है। अगर आप देखो जो बिल्कुल देश डेवलप हो चुके हैं, इंग्लैंड, कनाडा, उनके तो मॉडल ही यही है। उसमें ये थोड़ी है कि फ्री बिजली फ्री पानी। तो माधव भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और अच्छे वाले सवाल करने हैं हमसे, ना कि बिजली पानी के बारे में। सर शिक्षा के प्रति मैं एक सवाल पूछाऊँगा, जो आम आदमी पार्टी का जो व्यू है शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा है, और मैंने गढ़वाल में देखा है कि कई जगह पर शिक्षक की बहुत कमी है और एक ही शिक्षक 3-3 क्लास ले रहा है, तो उसके प्रति आपका क्या कहना है कि यहाँ पर की शिक्षा का मॉडल भी आप अच्छा करेंगे? एजुकेशन मॉडल तो दिल्ली का मतलब हर किसी को रेप्लिकेट करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्षमता है एजुकेशन की, जो टीचर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं, एक बेसिक स्किल थोड़ी सी और उनको देने की ज़रूरत है। अगर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसी संस्था यहाँ पे उत्तरकाशी में आकर के या उत्तराखंड के रिमोट एरियाज में आकर के एजुकेशन पे काम करना चाहती है, तो उनको दिखता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव मॉडल बनाने के तरीके हैं। दिल्ली के जो मॉडल हैं उस मॉडल को तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे रेप्लिकेट कर देना चाहिए, और उसमें भी ज़्यादा क्या बोलूँ, किसी दिन और समझाऊंगा। तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, दिल्ली की हेल्थ स्कीम का जो मॉडल है वो तो आज काबिल तारीफ। सर लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, ये हंसी और मजाक का मुद्दा नहीं है, ये एक सीरियसली सवाल है आपसे कि आप शादी कौन सी ईयर में करना चाहेंगे? पता है क्या है, अभी तक मैं जो सुन रहा हूँ ये जो मुद्दे थे, क्या वो हंसी मजाक के थे? और अगर वो हंसी मजाक के नहीं थे और उसके बाद हमने हंसी मजाक में बात करी है, तो मैं तो बोलता हूँ यार मेरी उम्र 52 साल है, अगर शादी करके मेरे को कोई ऐसी ताकत मिले कि मैं दुगने काम कर सकूँ
तो माधव जोशी जी, हम आपको अधिकार देते हैं, पंडित जी ढूंढो लड़की और हमारी शादी कराओ। कोई धर्म नहीं, कोई किसी के वो नहीं, हमारे विचार मिलने चाहिए। हमारे को अगर जो काम करने की जो ताकत है उसको दुगना करने की अगर वो क्षमता दे सकती है, आप जवाब दीजिए, कब तक हमको ये मदद करने में आप हमारा सहयोग करेंगे। सर, हमने तो एक डॉक्टर हैं वहाँ पर प्रोफेसर में वो ढूंढी थी, आपने ना नहीं की तो अभी तक शादी हो जाती नहीं। आप ऐसों से मिलाते जिनको हम पहले दीदी बोलते हैं, वो कोई मिलाने का तरीका नहीं होता। सर, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय निकाला आपने अपना व्यस्तम समय से, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं कैमरामैन संतोष सकरानी के साथ कल तक रिपोर्टिंग चैनल माधव जोशी फैन क्लब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्र और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।